यहाँ अपनी बात क्या चल रहा है, प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पे? अब पहले अध्याय में मति ज्ञान के भेद प्रभेद, मति ज्ञान की चर्चा चल रही है। और वो मति ज्ञान किसे कहते हैं या वो मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, मति ज्ञान क्या है पहले बताया। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, ये सब मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, उसी के पर्यायवाची हैं। फिर ये मति ज्ञान कैसे होता है? तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वो इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। और उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले क्या होता है, किस तरह से जानता है, ज्ञान किस तरह से जानता है? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा पूर्वक। अवग्रह किसे कहते हैं? दर्शनोपयोग के बाद जो पदार्थ के संबंध में कुछ है ऐसा प्रतिभास होता है, ऐसा जो ज्ञान होता है उसको प्रतिभास शब्द क्या है, दर्शन के साथ ज्यादा लगता है, इसलिए हाँ, दर्शन के बाद, दर्शनोपयोग के बाद जब पदार्थ के संबंध में कुछ है ऐसा ज्ञान होता है, जो एक सामान्य सा ज्ञान होता है कि कुछ है, उसे बोलते हैं अवग्रह। इहा किसे बोलते हैं? बोलिए। दर्शन जाने पदार्थ के मतलब तुम निश्चित को विषय जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, अवग्रह में जाने हुए, अवग्रह में जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानने की जो जिज्ञासा है, जो इच्छा, इहा इच्छा, इहा से आप इच्छा समझ सकते हैं। कौन सी इच्छा? की विशेष जानने की इच्छा, इच्छा का हो, जिज्ञासा का हो। अवग्रह में जो अपने को लगा ना कुछ है, तो फिर उसमें विशेष जानने की इच्छा की क्या है। जैसे अभी आपने शब्द पढ़ा अनिश्रत, तो अनिश्रत सुना, अब अनिश्रत क्या है, ये इच्छा हुई ना, तो ये कहलाएगी इहा। अवाय किसे कहेंगे? बोलिए। अवाय किसी निश्चय पर पहुंच जाना। हाँ, पर उन दोनों को साथ में जोड़ना है। हाँ, इहा में जो जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसके माध्यम से पदार्थ के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंच जाना, उसका निर्णय ले लेना, वो अवाय कहलाता है। और धारणा किसे कहते हैं? सब जने बोलते हैं, आप लोग तो समझ में नहीं आता एक का भी। एक बोल रहा हो तो ये फिर जो हमने अवाय में निर्णय किया गया, अवाय में निर्णय किए गए पदार्थ को बाद में कालांतर में नहीं भूलना। धारणा मतलब है नहीं भूलना, कालांतर मतलब बाद में भी उसे याद रखना या नहीं भूलना, वो कहलाता है धारणा। अवाय में जो पदार्थ का निर्णय किया गया उसे बाद में कालांतर में भी याद रखना या नहीं भूलना, वो कहलाता है धारणा। अब ये जो अवग्रह, इहा, अवाय के माध्यम से किसे जानता है? मति ज्ञान अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा के माध्यम से किसे जानता है? वो 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो वो 12 प्रकार के पदार्थ यहाँ पे बताए गए हैं अपने को 16 नंबर के सूत्र में। बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रुव और सेतराणाम, स इतर, स यानी सहित, इतर मतलब इसके उल्टे। इतर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं इस बाजार और पल्ले बाजार, पहले नहीं बोलते, पहले बाजार, पहला मतलब दूसरा, इतर। हाँ, पल्ले किशन बोल को पल्ले बाजार बोलते हैं। हाँ, उनके लिए पल्ला बाजार। तो ये इतर मतलब बहुविध, ये जो आपको 6 बताए, इन 6 के अपोजिट लगाने हैं, तो ये 6 और 6 मिलके हो जाते हैं 12 प्रकार के पदार्थ। इन 12 प्रकार के पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। और मति, स्मृति, चिंता, विनोद में कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं है। कैसे नहीं है? मति तो ये समझ लो, मति तो अवग्रह आदि हुई, फिर स्मृति होगी धारणा के बाद, इसके आगे का काम है स्मृति। धारणा के बिना स्मृति कैसे हो सकती है? हाँ, तो लेकिन एकदम ऐसे जुड़े हुए, मिलते नहीं है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अवग्रह के बिना इहा हो सकती है क्या? अवग्रह के बिना इहा नहीं हो सकती, इहा के बिना अवाय नहीं हो सकता, अवाय के बिना धारणा के बिना स्मृति नहीं हो सकती, और स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान, जो ये संज्ञा है, जो रूप
परोक्ष नहीं, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान संज्ञा, हाँ जोड़ रूप ज्ञान। जब तक आपको कुछ याद ही नहीं आएगा तो आप मिलान कैसे करोगे, जोड़ोगे कैसे दो चीजों को? तो उसके लिए स्मृति जरूरी है, और स्मृति के लिए धारणा जरूरी है, धारणा के लिए अवाय जरूरी है, अवाय के लिए ईहा, और ईहा के लिए अवग्रह, और अवग्रह के लिए, अवग्रह के लिए क्या जरूरी है? दर्शन, दर्शन, दर्शन। देखिए अपने इसमें वो है क्या? दर्शन हो जाता है पर लोग से रटे रहता है, दर्शन पूर्वक भी जोड़ना। अभिनिबोध अनुमान है। हाँ, सबसे पहले हो रहा है दर्शन, दर्शन के बाद होगा अवग्रह, अवग्रह के बाद क्या होगा? ईहा। फिर समझ लो ये ईहा के बाद अवाय, अवाय के बाद धारणा, फिर धारणा के बाद स्मृति, फिर स्मृति के बाद संज्ञा बोलो या प्रत्यभिज्ञान बोलो आप। देखो जब अपन ऐसे बोल रहे थे इसके बाद बोल रहे हैं, है ना? दर्शन के बाद अवग्रह, अवग्रह के बाद ईहा, ईहा के बाद अवाय के बाद धारणा, धारणा के बाद स्मृति, स्मृति के बाद संज्ञा, फिर संज्ञा के बाद प्रत्यभिज्ञान में संज्ञा तो एक ही लगाते हैं, चिंता, चिंता, तर्क, तर्क बोलेंगे चिंता को, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता है ना, फिर अभिनिबोध। अभिनिबोध बोलते हैं अनुमान। अभी मतलब ये होने के लिए, ये जो लास्ट वाला है ना अनुमान, इसके होने के लिए सारे जरूरी हैं। लिख लीजिए, पहले आप लिखने में लगे तो मैं बोल दूंगी, पहले आपका पूरा हो जाए तो मैं बोलूंगी। अब अपने को मान लीजिए धारणा करनी है, तो धारणा के लिए क्या जरूरी है कि धारणा के पहले वाला जो है ना सारी चीजें, ये सारी चीज धारणा के पहले अवाय चाहिए, अवाय के पहले ईहा चाहिए, ईहा के पहले अवग्रह चाहिए, रिवर्स जाना पड़ेगा। लेकिन धारणा के बाद स्मृति हो ही हो, जरूरी नहीं धारणा में आया, धारणा तक आया लेकिन बाद में कभी आपने उसको रिकॉल किया ही नहीं, आपने दोबारा उसको याद किया ही नहीं। स्मृति में आना जरूरी नहीं है, धारणा में आ जाए तो बाद वाले जरूरी नहीं है, लेकिन इसके पहले वाले उसके होने के लिए जरूरी है। समझ में आ रही बात? मतलब देखिए अपन हैं तो अपने पूर्वज, पिताजी, दादाजी, परदादाजी वो होंगे कि नहीं होंगे? अपन हैं तो उनका होना जरूरी है, लेकिन अपने बाद अब अपने पोता पोती हो नहीं हो वो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी मामला रुक सकता है। ऐसे ही जो एक चीज है, अब मान लीजिए ये है प्रत्यभिज्ञान संज्ञा, तो इससे पहले स्मृति, धारणा, अवाय, ईहा, अवग्रह, दर्शन ये सब जरूरी है, लेकिन संज्ञा के बाद तर्क हो ही हो, अनुमान हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये पूरा क्रम है, ये एक सीरीज है, बीच में से कुछ टूट नहीं सकता कि किसी को डायरेक्ट ईहा हो गया अनुमान हो जाए। और ये सब मति ज्ञान की सीरीज है। हाँ, ये मति ज्ञान की सीरीज है, इस क्रम से ही ज्ञान होगा। ये पूरा मति ज्ञान। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं इसका मतलब है उससे पहले आपके माइंड में तर्क भी है, प्रतिविज्ञान भी है, स्मृति भी है, धारणा भी है,
उससे पहले दर्शन भी हुआ है। बिना दर्शन के ये स्टार्टिंग है, किसी को दर्शनोपयोग हो ही नहीं और डायरेक्ट चालू हो जाए वगैरह, ऐसा पॉसिबल बस ये सामान्य प्रतिभास आभास अपन ये लिखते हैं जिसे आभास समझते हैं वो तो वास्तव में ज्ञान ही वो अलग है। हम जिसे आभास समझते हैं ये हमारी पकड़ में आता है, ये नहीं कहते ना नंबर से होता है, नंबर डालो ये क्रम से ही होते हैं। ये सभी जो प्रक्रिया है ये क्रम से ही होते हैं और आगे आगे वाले ज्ञान के लिए पीछे पीछे वाला ज्ञान होना जरूरी है। आगे आगे वाला समझ रहे, आगे वाला धारणा है तो उसके पीछे वाला होना जरूरी है। आगे वाला अगर तर्क है तो इसके पीछे वाला होना ज्ञान होगा। ये मैंने भी बोर्ड में जगह से ऐसे लिख दिया, अगर आप यूं लंबाई में लिखो तो और अच्छे से आगे पीछे समझ में आ जाए। एक के नीचे एक लिखेंगे ना अगर तो और समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो अपने को धारणा होगी क्रिया का ज्ञान है, बाकी का नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। पूरा नंबर से होगा, नंबर से ही होगा, क्रम से होगा, क्रम से ही होगा। 9 है 10 9 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुए। तो ये बाद वाले ज्ञान के लिए पहले वाला ज्ञान होना, जो आगे वाला ज्ञान है उस आगे वाला ज्ञान अगर है तो उसके लिए पीछे वाला ज्ञान होना। मतलब ये अपने को समझ में आ रहा है ना कि अपन है तो हमारे पूर्वज होंगे ही होंगे, लेकिन अपन है तो हमारी पीढ़ी आगे चले, ये कोई जरूरी। ये सब मति ज्ञान नहीं, ये मति ज्ञान है। फिर वो मति शुद्ध ज्ञान है, वो मति पूर्वक होगा तो ये बात अलग है, लेकिन ये सब मति ज्ञान के ही रूप है, मति ज्ञान का ही प्रोसेस है। तो अब इस मति ज्ञान में किनको जानता है वो मति ज्ञान कि 12 टाइप के पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। इन 12 टाइप में सारी चीजें आ जाएगी। तो ये बता रहे हैं। देखिए इसके बाद अगला सूत्र और है, अपन वो भी पढ़ लेते हैं। अर्थस्य, छोटा सा सूत्र है अर्थस्य। ये अर्थस्य क्या बताया कि जो बहुविध आदि आपने कहे ये क्या है? ये पदार्थ के ही भेद हैं। मतलब अपन ने तो क्या है साथ साथ में बोल दिया 12 प्रकार के पदार्थों को, लेकिन उन्होंने तो खाली नाम बता दिए। ये सब पदार्थ के भेद हैं। अर्थस्य यानी अर्थ लिखा है, अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ पदार्थ के भेद है वो तो लिखा हुआ है। चलिए अभी अर्थ देखते हैं एक बार अपन, फिर वापस से बोलेंगे। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त और ध्रुव, इन 6 प्रकार के पदार्थों का और इनके उल्टे अर्थात प्रतिपक्षभूत मतलब विलोम। एकविध, बहु का अपोजिट क्या होगा? एक, या अल्प भी बोलते हैं। बहु यानी बहुत सारा, अल्प यानी कम, बहुत का कम बोलते हैं अपन। तो एक की जगह अल्प भी मिलता है। और एकविध, फिर क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रत का निश्रत, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। ये सारा वाला ज्ञान होगा भी संगी बन मन वाले। हाँ, ये सारा है वो भी मन वाले संगी बन को, संगी जो है मन वाले को होगा ये सारा। इन 6 को मिलाकर कुल 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान में अवग्रहादि रूप में जाने जाते हैं। ये बहुआदि भेद, अब ये आपने ये बता दिया। मंत्र पहले पूछा प्रश्न शिष्य ने, सबसे पहले पूछा मति ज्ञान क्या है? तो मति ज्ञान मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यन अर्थांतरम, ये मति ज्ञान के नामांतर है। फिर ये मति ज्ञान कैसे होता है? तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। फिर और ये किस प्रकार से जानता है? अवग्रहे हवाय धारणा। फिर ये जानता किसको है? तो बहुविध, क्षिप्रा, निश्रितानुक्त, ध्रुवाणाम, सेतराणाम। ये बहुविध आदि आपने बताई ये क्या चीज है? ये आपने कह दिया इनको जानता है बहुविध को। ये बहुविध कौन सी बहु है? हमारी बहुओं को जानता है क्या? तो अर्थस्य ये, हाँ ऐसे ही थोड़ी ना, जैसे गुरु वैसे उनके शिष्य। जैसे गुरु होंगे, अगर गुरु जैसे होते हैं जिस योग्यता के, उनके सामने वाले शिष्य भी वैसे ही होते हैं। हाँ तो ये बहुविध आदि भेद ये पदार्थ के हैं। ये 12 प्रकार क्या हैं? ये पदार्थ हैं। अभी देखिए बहु किसे कहते हैं। देखिए नीचे, बहु अर्थात बहुत। बहुत का मतलब संख्या की दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से देखा जा सकता है। बहु का मतलब संख्या यानी नंबर, नंबर्स में भी बहुत सारा हो सकता है, और परिमाण मतलब क्वांटिटी, वैसे भी बहुत सारा हो सकता है।
जैसे बहुत मनुष्य, ये संख्या मनुष्यों को अपन गिन सकते हैं। प्लूरल जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ प्लूरल, लेकिन मतलब जिसको अपन ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अभी कहो सारे लोग जो चीज कि कल मान लो यहाँ कुछ था, बहुत लोग आए थे, अब बहुत मतलब अब उसकी कोई बोल नहीं सकती है ऐसे बहुत। हाँ एक से ज्यादा तो वो बहुत में अपन संख्या वाले भी बहुत कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे मनुष्य है तो मनुष्यों को अपन गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कभी कभी ऐसा, अरे आपने बहुत जैसे अरे बहुत आटा उसन लिया, अब उस बहुत की कोई काउंटिंग नहीं है ना, वो परिमाण की दृष्टि से बहुत है। और एक संख्या की दृष्टि से भी बहुत क्या कहा जा सकता है। जैसे आज तो क्लास में 1-2 ही लोग आए और आज तो बहुत लोग आए। अगर 10-15 आते हैं तो अपन क्या कहते हैं, बहुत लोग आए, और 1-2 ही आए तो ये बहु का अपोजिट जो अपना है ना, एक या अल्प, वो उसका अपोजिट आएगा कि बहुत सारे आए, 15-20 आ गए तो बहुत सारे आ गए, और 1-2 आए जिनको अपन गिन सकते हैं वो हो जाएगा एक या अल्प। देखिए जैसे बहुत मनुष्य की संख्या की दृष्टि से और बहुत दाल ये परिमाण की दृष्टि से हुआ। जैसे अभी अपन कभी कोई किसी को परोसो, कुछ सब्जी परोसी, चूरमा, अरे बहुत सारी दे दी, अब उसको गिनते थोड़ी ना कितनी दे दी, बस बहुत सारी, ये है बहु। ऐसा ये सब वही, ये अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं ये। अब क्योंकि मति ज्ञान के बिना जीवन कहाँ चलता है, जितना भी कुछ जानना है मति ज्ञान नहीं है। हाँ पर हम ऐसे जान रहे हैं, इस टाइप से जान रहे हैं, हमारा ये सब जानना ये हमारा ही ज्ञान है और हमारे ही मति ज्ञान की अवस्थाएं हैं ऐसे। फिर है बहु का अपोजिट एक या अल्प, मतलब थोड़ा। ये भी संख्या की और परिमाण की दृष्टि से 2 प्रकार का हो सकता है। जैसे 1-2 आए तो कम आए, अल्प आए, या फिर दाल आपने इतनी सी दी, अरे इतनी सी, थोड़ी सी, ऐसे बोल देते ना, बहुत सारी कि इतनी सी, तो ऐसे वो, यह भी संख्या परिमाण की दृष्टि से हो सकता है। संख्या की दृष्टि से थोड़े मनुष्य या एक मनुष्य, और परिमाण की दृष्टि से थोड़ी दाल या एक पदार्थ। मतलब बहुत यूज लेते हैं, थोड़े से ही चावल है, थोड़ा सा ही आटा, किसी भी चीज में अपन ऐसा बोलते हैं थोड़ा सा ही है। हाँ हाँ अब देखिए दूसरा शब्द था बहुविध। बहुविध में संख्या और परिमाण नहीं दे की दृष्टि से बहुत बहु, देखिए बहु में तो था क्वांटिटी बहुत सारी, अब बहुविध में है क्वालिटी, जाति, प्रकार, जातियां बता रहे, बहुत प्रकार के। हाँ जैसे कि एक तो अपन ने थाली में मटर की सब्जी बनाई है, वो परोसी, अरे बहुत सारी सब्जी दे दी। और एक ऐसी भी होता है कि हमने 6 सब्जियां बना दी, अरे बहुत सब्जी बना लिया आपने, वो 6 प्रकार की बहुत हो गई। और एक ही सब्जी को खूब सारी दिया तो वो पहला वाला था बहुविध। एक ही सब्जी को खूब सारा दे दिया वो बहुविध नहीं, वो बहु। और हमने 4-6 तरह की सब्जियां बना ली तो बोलते हैं बहुत आइटम बना लिए, बहुत सब्जियां बना ली, तो वो बहु, वो जाति की अपेक्षा। हाँ विविध तरह की, किसी भी, जैसे गाय देखी अपन ने, तो एक तो एक ही तरह की गायों में जो भी क्वालिटी होती होगी ना, ज्यादा मेरे को नाम नहीं आते, कलर में समझ लो अपन, जैसे बहुत सारी सफेद गायें देखी तो वो तो आ गया बहु में, और 1-2 सफेद गाय देखी वो आ गया एक, उसका अपोजिट। बहुत सारी एक ही कलर की गायें देखी वो किस में आया, बहु। एक ही कलर की बहुत सारी गायें देखी वो आएगा बहु, और एक ही कलर की 1-2 गायें देखी एक, अल्प या एक, बहु का अपोजिट अल्प या एक। फिर अपन ने गायें देखी 2-3 लाल भी, काली भी, और वो भी बहुत सारी लाल, बहुत सारी सफेद, बहुत सारी काली, तो ये होगा बहुविध। अलग अलग नस्लों की, हाँ वो नस्ल वो अलग अलग है ना। और दूसरा है कि एक विध की, फिर वो एक ही प्रकार की गायें देखी अपन ने, जितनी भी देखी वो सब एक ही टाइप की थी, तो वो कहलाएगा एक ही विध। ये हो गया बहुविध। और जैसे अपन ने बहुत सारी दाल, अभी अपन ने दाल लिया ना, एक तो एक ही दाल, एक तो बहुत बड़ा प्याला भर के आपको दाल दे दी, बहुत बड़ा प्याला भर के दाल दे दी, तो क्या बोलोगे आप उसको, बहु, वो हो गई बहु। और एक इतना बड़ा प्याला और उसमें 1 चम्मच दाल दी, वो क्या बोलेंगे, एक या अल्प। दाल के लिए अल्प शब्द यूज आएगा, और मनुष्य से काउंटेबल होंगे उसके लिए एक शब्द आएगा। फिर हमने 4 तरह की कटोरियों में 4 तरह की दाल दे दी, वो किस में आएगा, बहुविध में, है ना। अभी समझ लीजिए कि हमने एक ही तरह की बनाई
दाल, तो वो क्या कहलाएगी? एकविध। ठीक है, देखिए बहु और एक में जाति विवक्षित नहीं होती, ये अंतर बता रहे हैं। थोड़ा अपन करेंगे ना तो अपने को लगेगा कभी कि एक सी तो है, इसमें फर्क क्या हो रहा है बहु में और एक में। क्या कह रहे हैं, बहु और एक में जाति नहीं बता रहे, केवल क्वांटिटी और नंबर बता रहे हैं, संख्या और परिमाण बता रहे हैं। लेकिन बहुविध और एकविध में जाति विवक्षित नहीं रहती, जाति विवक्षित रहती है यही इन दो युग्मों में। बहुविध, जहां विध आ रहा है ना, विध वो टाइप का सूचक है, प्रकार का सूचक है। बहुत टाइप के लोग, जैसे अपन बोलते हैं हमारे क्लास में बहुत तरह के लोग आते हैं। इंडिया, जैसे कोई क्लासेस चलती है ना, इंडिया के सब जगह से आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं, गुजरात के भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, तो ये बहुत टाइप के हो गए, अलग अलग बच्चे, हिंदू मुस्लिम, ऐसे स्त्री पुरुष के हिसाब से भेद कर सकते हैं, अलग अलग हिसाब से। और कहीं कहीं उसी को आप बहुविध में लोगे, कहीं उसको आप बहु में ले लोगे, किसी अपेक्षा से वो इसमें चला जाएगा, किसी मतलब इसमें ऐसे फिक्स नहीं है आपने इसको इसी में डाल दिया। अलग अलग अगर आप भोजन के व्यंजनों के हिसाब से लोगे तो सारी रोटियां एक में चली जाएंगी, सारी दाल एक में चल, फिर आप वहां क्योंकि बहुत दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई, नमकीन, चटनियां, उन सबको मिला के बहुविध बोलोगे तो वो सारी दालें अलग अलग जितनी टाइप की अपन पहले अभी बहुविध में ले रहे थे ना, अलग अलग टाइप की दालें, वो सब बस बहु में चली जाएंगी। हाँ, बस इसमें कोई वो नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट अपन चिपक जाओ किसी चीज के, ऐसा नहीं है। लेकिन समझने वाली बात है, इस तरह से इन चीजों को मति ज्ञान कम को भी जानता है, ज्यादा को भी जानता है, बहुत प्रकार को भी जानता है, एक प्रकार को भी जानता है। कहने का मतलब ये है सबको जानता है, सबको जानता है। यानी हमारे मति ज्ञान की ताकत कितनी है। कोई सोचे हम तो एक ही प्रकार को जान सकते हैं, कि हम एक प्रकार को भी जान सकते हैं, बहुत प्रकार को भी जान सकते हैं, हम तो बहुत सारे को जान सकते हैं, हम थोड़े को नहीं जान सकते। तो ऐसा नहीं, हम थोड़े को भी जान सकते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि अपन हमसे थोड़ा नहीं होता, जैसे एक रोटी का आटा उसनना हो वो मुश्किल लगता है, आप हमसे 20 रोटी का उसनवा लो, और एक तो हम एक का भी उसन सकते हैं, हम 20 का भी उसन सकते हैं। ये ऐसे ज्ञान में एक को भी जान सकता है, बहुत को भी जान सकता है। ये ज्ञान की ताकत, पावर बता रहे हैं, इस तरह से ज्ञान जान सकता है। अभी इसमें यह है विशेषता कि जो 6 बताए ना ऊपर सूत्र में, बहु, बहुविध, इनको जानने वाला ज्ञान विशेष विशुद्धता वाला होता है। और एकविध जो इनके अपोजिट है ना, वो हल्के ज्ञान है, समझ लो, उनके ज्ञान कम विशुद्धता वाला है। अभी अपने को समझ में आ जाएगा, बहुत प्रकार को जान रहा है और एक ही प्रकार को जान रहा है, तो जो बहुत ज्यादा चीजों को जानेगा उसका ज्ञान विशेष होगा, कि जो कम चीज को जानेगा उसका ज्ञान विशेष। हाँ, वही तो मति ज्ञान में ही भाई, जो ज्यादा वैरायटी को जानेगा उसका ज्ञान विशेष है ना, ये भी जान सकता है, वो भी जान सकता है, वो भी जान सकता है, और एक है कि अपन तो इतना ही जान सकते हैं। तो ये ज्ञान की विशिष्टता बता रहे हैं। अब अपने पास ये ज्ञान की विशिष्टता है कि नहीं है? अपन मुंह लटका के बैठे रहते हैं, अपने को तो आता ही नहीं है, हमें तो ज्ञान ही नहीं है। अपन क्यों मुंह लटकाते हैं? ये सब अपने में है कि नहीं है? इसीलिए बस अपना तेरी निधि तुझको बतावे रे, ये जिनवाणी स्तुति में आता है, जिनवाणी सुन लो रे। तेरी निधि तुझको बतावे रे, जिनवाणी सुन लो रे भैया। हाँ, नहीं, एक वो दूसरी बड़ी स्तुति है, उसमें भी आता है। हाँ, जैसे बहुविध में गेहूं, जौ, चना, चावल, दाल, ये बहुविध में आ गया। अब खाली चावल लिया, देखिए अभी वही मैंने कहा ना, जैसे अभी अपन ने बहुत प्रकार के अगर अपन अनाज देख रहे हैं, अनाज तो वो बहुत प्रकार का अनाज है, तो बहुविध में आ जाएगा। अब अपन चावल को भी बहुत प्रकार के देख सकते हैं। जब अनाज बहुविध में देख रहे हैं तो चावल एक विध में आ जाएगा। एक चावल, इधर ध्यान दीजिए, जब अनाज देख रहे हैं बहुत प्रकार के, तो वो चावल है ना एक, वो एक विध में आ जाएगा। लेकिन चावलों में टाइप्स देख रहे हैं, बासमती और कौन कौन से, लाल किला और पता नहीं कौन कौन से होते हैं। हाँ, नहीं, फिर वो चावलों में टाइप देख रहे हैं तो वो बहुविध हो जाएगा। यही मैं यही कह रही हूँ, कहीं कुछ बहुविध में, कभी ये बहुविध में आ जाएगा, कभी यही एक विध में आ जाएगा। ये हमारी दृष्टि पे है, हम क्या देख रहे हैं, हम किस रूप में देख रहे हैं। हम चावलों के टाइप्स देख रहे हैं तो वो बहुविध में चल जाएगा, और हम अनाज के टाइप्स देख रहे हैं
तो वो चावल फिर एक विध में चला जाएगा, क्योंकि वो चावल एक ही रह गया। अनाज तो गेहूं, चावल, जो ज्वार। हाँ, हम किसको देख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। गेहूं में ही बहुत टाइप्स होते हैं, हर चीज में। एक ही तरह की दाल, अरहर की दाल आप लोगे तो उसमें अलग अलग पॉलिश वाली, बिना पॉलिश वाली, और हाँ अलग अलग टाइप आता है। हाँ, तो अगर एक ही चीज को देख रहे हैं तो भी उसमें बहुविध बन सकता है, और अगर बहुत सारी अलग अलग चीज को देख रहे हैं तो फिर वो एक चीज एक विध में आ जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्षिप्र। क्षिप्र मतलब तेजी से। तो पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अति वेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान। मतलब एक तो तुरंत से जान ले, हाँ बहुत तेजी से ट्रेन निकल गई और आपने जान लिया, कौन सी नाम पढ़ लिया। जैसे इतनी तेज वो सुपरफास्ट जाती है, आप वहां खड़े थे उस पे फाटक पे, और ट्रेन इतनी तेजी से गुजरी और आपने पढ़ लिया कौन सी थी। और कभी कभी इतनी तेजी से गुजरती है तो कोई लोग नहीं पढ़ पाते, नाम ही नहीं पढ़ पाते कौन सी ट्रेन है, कितनी फास्ट जा रही है, हमारे आंखें नहीं टिक रही है। तो वो जो पढ़ पाता है उसको क्षिप्र ज्ञान है, जो नहीं पढ़ पाता है उसको अक्षिप्र ज्ञान है। तो ये विशेष ज्ञान की विशेषता है। ये तो तेजी से निकल गया। और एक ऐसा भी हो सकता है कि तेजी से तुरंत जान लिया, एक बार आपको नंबर बोला या एक बार नंबर दिखाया और तुरंत याद हो गया, तेजी से। तो पदार्थों का शीघ्रता से ज्ञान, ये तो होता है ना, किसी को एक ही बार में ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, किसी को 10 बार पढ़ लिया तो भी नहीं समझ में आता। तो पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अति वेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान। बहुत तेजी से कुछ निकल गया, क्या गया अपने को पता ही नहीं चलता। कभी कभी घर में ऐसे होता है कि जैसे हम रसोई में खड़े होते हैं और कोई बच्चा आ जाए अंदर, पता ही नहीं चलता कब आया, जब अंदर से वापस बाहर निकलता है तो कब आया ऐसे होता है ना, अपने को पता ही नहीं चलता। तो और कभी कभी जरा सा में भी पता लग जाता है कौन आया कौन नहीं गया, किसी किसी का ज्ञान इस टाइप का होता है। हाँ, तो ये हो गया क्षिप्र। और अक्षिप्र पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना या धीमी गति से गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान, मतलब धीरे धीरे हाथी चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, फिर पढ़ लिया आपने नाम, वो हो गया अक्षिप्र। उसके बाद में है अनिसृत। अनिसृत का अर्थ होता है नहीं निकला हुआ। नहीं निकला हुआ का मतलब है गुप्त, छुपा हुआ, जो प्रकट नहीं है, वो कहलाएगा अनिसृत। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो पूरा का पूरा छुपा हुआ है, बिल्कुल नहीं निकला हुआ है, या फिर कुछ भाग निकला हुआ है और हमको ज्ञान हो गया, या फिर पूरा पदार्थ छुपा हुआ है फिर भी हमको ज्ञान हो गया, ये कहलाता है अनिसृत। देखिए, जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है वह अनिसृत कहलाता है, और जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है उसे भी अनिसृत ही कहते हैं। जैसे कि हाथी, उदाहरण ये आता है मेन, नदी में हाथी पूरा डूबा है, दो बातें हो सकती है, हाथी पूरा डूबा है फुल, ना सूंड भी नहीं निकली हुई, तो भी हम जान लेते हैं इस नदी में हाथी है। कैसे कि उसके ऊपर मच्छरों का झुंड है। देखो, नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे के ऊपर पानी की सतह पर भिन भिनाते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान वो अनिसृत मति ज्ञान है। हाथी तो बिल्कुल डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सूंड वूंड कुछ भी नहीं, लेकिन मच्छर दिख रहे हैं उस जगह अपने को, तो अपन एक्सपीरियंस है, हाँ अनुमान है, वो पक्का ज्ञान होता है कि यहाँ मच्छर भिन बना रहे हैं, यहाँ हाथी होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हाथी के ऊपर मच्छर भिन भिनाते हैं। या फिर कभी ऐसा हो थोड़ी सी सूंड, इतना सा स्टार्टिंग का उसका निकला हुआ हो ऊपर, वो देख के अपन समझ जाए कि यहाँ हाथी है। जरा सी चीज देख के समझ जाते, किसी की वही गाड़ी को देख के आ गए कि नहीं आ गए, चप्पल देख के वो है कि नहीं है, इस तरह की देखते ना अपन, तो ये निसृत और अनिसृत टाइप का ज्ञान होता है। जैसे कि हम बाजार में गए, मटर लेने गए मंडी में, तो पूछते हैं उससे मीठे है कि नहीं, तो वो खोल के देता है, लो चख लो, तो वो एक मटर में से भी अपन ने 1-2 दाने चखे, और फिर क्या डिसाइड कर लेते हैं, पूरे पूरे उसके ढेर वाले मटर। तो ये अनिसृत ज्ञान है। एक एक मटर तो ना, एक चावल निकालते हैं, बनाते हैं, जब एक दबा के देखा, सारे एक चावल दबा के देखते तो ये सब भी हमारे, कभी कभी हम बिना दबाए ऐसे देख के, हाँ ऐसे ही कभी खुशबू से ही बंद कर देते, ढक्कन भी नहीं खोलते। ये सब कौन से ज्ञान है हमारे? अनिसृत। ठीक है।
इसके बाद में निसरत हो गया निकला हुआ, नदी में से पूर्णतः बाहर निकले हुए हाथी का ज्ञान होना। ये तो मोटा ज्ञान है बाहर जब आ जाएगा और देख लेगा हाथी है तो हाथी समझ में ही आएगा। अनुक्त, अनुक्त मतलब उक्त मतलब कहा हुआ, और अनुक्त मतलब जो कहा नहीं, बिना कहे भी समझ जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बच्चे समझ जाते हैं, मम्मी कहे नहीं। हाँ, ये अनुक्त ज्ञान बच्चों को होता है। अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो वह पदार्थ अनुक्त है। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उसी समय उसके रस का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान है। मतलब कहे गए, देखो अनुक्त में क्या है, इसमें अपने को ऐसे तो सरल लग रहे और सरल ही है, लेकिन अनुक्त में क्या होगा कि जिस चीज का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उस इंद्रिय के बिना ज्ञान हो जाना। नमक का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है, चख के, लेकिन आपको वो चख रसना के बिना आंखों से हो जाए, ये है अनुक्त ज्ञान। हम हलवा बनाते हैं तो हम रंग देख के मीठे का ज्ञान करते हैं, हम चख के ज्ञान नहीं करते। नहीं, वो नहीं, जैसे हम चीज बना रहे हैं, कुछ भी रंग देख के उसका पक गया या उसमें मीठा हो गया, नमक नहीं है कि है, या खुशबू से। जिस चीज का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उस इंद्रिय को यूज लिए बिना अन्य इंद्रियों से उसका ज्ञान होना। समझ में आ रही बात? कि हम इसको देख के कि ठंडी है कि गर्म, छू के तो जान ही लेंगे, तो सामान्य है। अनुक्त कब होगा? कि हम आंखों से देख के, हाँ, तो हम आंखों से देख के, नाक से, कान से, मतलब रसना का काम हम आंख नाक कान से करें, वो है अनुक्त ज्ञान। हाँ, तो खुशबू से समझ में आ जाता है ना। कुकर में बंद है, अब अपन कैसे, अरे लग गई, खुशबू आ रही है, आपने देखी है क्या? कुकर तो बंद है, खुशबू आ रही है ना, खुशबू आ जाती है। तो ये सब अनुक्त ज्ञान है। उक्त अर्थात कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना वो उक्त ज्ञान है। जैसे कह दिया, आपको बता दिया मीठा है, और फिर मीठा दिख ही रहा है, आपको कोई बात बता दी, उसके बाद आपको ज्ञान हो रहा है, और बिना बताए ज्ञान हो जाए, कुछ कहे ही नहीं। जैसे कि मान लो कोई ऐसे पैर को पकड़ता हुआ चलता हुआ आ रहा है, तो आप देखते ही समझ जाओगे आज इनके पैर में दर्द है। अब कोई मुंह से कह दे आज मेरे पैर में दर्द है, तब तो पता ही लग जाएगा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से, चाल ढाल से हम समझ जाएं कि इनके कुछ तकलीफ है। बहुत बार चेहरा देख के समझ जाते हैं ना, चेहरा उतरा, हाँ, कि इनके कुछ, हाँ, आज मूड सही नहीं है, कि मूड सही है, कि तबीयत खराब है। हाँ, डायरेक्ट पता लग जाए वो। हाँ, तो ध्रुव का अर्थ है चिरकाल तक, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव यानी स्थिर रहने वाला। तो चिरकाल तक अवस्थित रहने वाला पदार्थ वो ध्रुव है, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना वो ध्रुव ज्ञान है। और ध्रुव का विपरीत अध्रुव है। देखिए इसका क्या मतलब है, कि ध्रुव का मतलब है कि एक तो दो अर्थ है इसके भी, कि एक तो कोई पदार्थ टिका हुआ है, पंखा लगा हुआ है और हमको ज्ञान हो रहा है, स्थिर है, स्थिर का ज्ञान हो रहा है, और अभी जैसा ज्ञान हुआ, आज जैसा ज्ञान है वैसा ही कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, बहुत लंबे समय तक वैसा ज्ञान बना रहे, उसका नाम भी ध्रुव ज्ञान है। और एक अध्रुव ज्ञान है, आज ज्यादा ज्ञान है, कल कम हो जाए, फिर परसों ज्यादा हो जाए, ये कहलाएगा अध्रुव ज्ञान। ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, वो पदार्थ ध्रुव है, आप बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हो, मैं आपको जान लूं तो ठीक। और एक कहे कि वो पेंडुलम को देखो, अध्रुव है, वो हिले जा रहा है, अब उसको जानो, तो अध्रुव वस्तु को जानना वो कठिन काम पड़ता है, एकदम से जो खुद स्थिर नहीं है उसको जानना। तो अध्रुव का भी जानना, और ध्रुव, जैसे कि एकदम से बिजली चमकी आकाश में, वो अध्रुव है, अब उसको भी जान, कुछ को पता लग पाता है, कुछ को पता नहीं लग पाता। एकदम तेजी से प्लेन रॉकेट निकल गया, क्या निकला क्या गया किसी को पता नहीं चलता, कोई पकड़ लेता है क्या आया था। कोई भी चीज एकदम तेजी से कभी आती है ना कुछ, तो इस तरह से वो तेजी से, या मतलब बस क्षणिक चीज को जान लेना, वो कहलाएगा अध्रुव ज्ञान। और बना हुआ है, वो आकाश में गुब्बारा लगा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट वाला लगाता है नहीं, और वो तो बहुत दिनों से टिका हुआ है, उसको हम जान रहे हैं, तो वो ध्रुव ज्ञान है। अध्रुव
क्षिप्र में तेजी से निकल गया, इसमें नहीं, तेजी से नहीं, इसमें टिका हुआ है, कायम है। यहाँ चिरकाल का मतलब है अधिक समय का। हाँ, या परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं, बस लंबे, थोड़ा सा लंबे टाइम, जिसे हम कहते हैं ना टिकाऊ, जो अपनी लाइफ में जितना सा है, थोड़ा टाइम। एक तो चिरकाल है तो लंबे समय का। हाँ, चिरकाल का लंबे समय का मतलब यही है कि जैसे ऐसे है ना, आपने आज याद किया तो अब आपको 2-4 साल याद रहे, ये कहलाएगा चिरकाल। और आपने आज याद किया कल ही भूल गए, वो ध्रुव ज्ञान है। चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ, तो वो पदार्थ, इसीलिए मैंने कहा दोनों तरह से इसके अर्थ है। ज्ञान के संबंध में भी चिरकाल तक रहने वाला ज्ञान अर्थ किया जाता है, जैसे इस किताब में दोनों अर्थ दिए ना, चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ ध्रुव है। एक तो ये पदार्थ अवस्थित है, टिका हुआ है, पंखा, इसको हम जान रहे हैं, और ये चल रहा है, फिर इसकी पंखुड़ियों को देखो, नजर ही नहीं टिकेगी आपकी, वो अध्रुव हो गया ये पदार्थ। और एक हमारा ज्ञान भी, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना ध्रुवमति ज्ञान है, कि हम जिसको, जो हमने आज परिभाषा याद की ना, अवग्रही अवाय धारणा की, ये हमको 1 साल तक याद रहेगी ऐसे कैसे, वो हो गया चिरकाल तक, वो ध्रुव ज्ञान हो गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो कहलाएगा ध्रुव ज्ञान। और आज याद की, घर जाते ही भूल गए, नीचे उतरते ही भूल गए, वो अध्रुव ज्ञान। ये टेबल अनित्य है, लेकिन यहाँ ये चिरकाल है। हाँ, ये अभी इसको अभी अनित्य नहीं कहेंगे, अभी ये लंबे, ये ऐसी कैसी है, ये चिरकाल के लिए युद्ध की, हाँ, वैसे अनित्य है उस हिसाब से। मतलब एक तो पर्याय जो क्षणभंगुर है, हर समय बदलने वाली पर्याय, वो वैसी पर्याय नहीं है, थोड़े लंबे समय तक टिकी रहने, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय है तो 70, 80, 100 साल तक टिकी रहेगी, तो ये चिरकाल तक है। तो इतने टाइम तक का ज्ञान अपने को बना रहता है कि नहीं, अपने कांटेक्ट में जो लोग हैं 50-60 साल तक, उन लोगों को जानते हैं कि नहीं, अपन बराबर पहचानते हैं, तो वो उस संबंध में हमारा ज्ञान ध्रुव होता है। लेकिन इन कुछ बातों में हमारा ज्ञान अध्रुव होता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो एक बार अपन जाने को भूल जाते हैं। हाँ, कोई स्मृति में नहीं आता, स्मृति में नहीं आता, बहुत अब तो हो जाता होता है। तो इस प्रकार ये 12 प्रकार के भेद उन पदार्थों के हैं जिन्हें मति ज्ञान जानता है। तो एक एक उदाहरण बताने, अब आपको अपन ने उदाहरण तो देखे ही हैं, लेकिन कल अपने अपने मन के, ऐसे नहीं वही गाय वाला और दाल वाला, कुछ भी शब्द नए बना देना, चावल बना देना, कुछ भी, और केला, कुछ भी नाम अलग बनाना, लेकिन अलग होने चाहिए उदाहरण। थोड़ा सा अपन सोचे, मतलब कठिन नहीं है, चीज तो वही है, लेकिन हम करेंगे ना अभ्यास से वो सरल हो जाएगा और ज्यादा। बहु मतलब बहुत सारे, एक मतलब कम या एक, बहुविध यानी बहुत प्रकार के, और एक विध यानी एक प्रकार के। फिर क्षिप्र यानी तेजी से जो चला गया, निकल गया, तेजी से जाते हुए पदार्थ का ज्ञान होना। हाँ हाँ, क्षिप्र तेजी से निकल गया कुछ, और अक्षिप्र धीरे, हाँ, धीरे धीरे कुछ हो। और जैसे ऐसे होता है ना, कोई तो मान लो लेक्चर दे रहे हैं टीचर, मालगाड़ी और रेल, इसमें सूर्य चंद्रमा भी आ सकता है, नक्षत्र धीरे धीरे, धीमी गति से जा रहा है। हाँ, ऐसे तो धीमी मतलब वो चीज अलग है। मालगाड़ी धीमी चलती, मालगाड़ी और बैलगाड़ी देखो, वो मालगाड़ी जब तेजी से भी जा रही होती तो आप ये तो जान लेते हो कि ये मालगाड़ी है, ऐसा नहीं होता कि आप ये नहीं जान पाते हो। बात है उसमें अक्षर पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। हाँ, मतलब उसमें ये है कि आप कोई चीज, कोई तो धीरे चलती, बहुत धीमी मालगाड़ी, वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी आप तेज चलने वाले को भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जान ही नहीं पाओ। ऐसा नहीं होता ना कि आप जान ही नहीं पा रहे कि क्या है। जैसे कोई गाड़ी इतनी तेज निकल जाती है आप नंबर नहीं पढ़ पाते हो, और कोई गाड़ी धीरे धीरे चल रही है आप आराम से नंबर पढ़ पाते हो, वो है। जल्दी से बाकी अपन देख नहीं पाए। कोई ट्रेन इतनी धीरे चलती है कि लोग उतर के चढ़ जाते हैं चलती ट्रेन में से, और कोई बहुत फास्ट चलती है, तो वो मतलब ऐसा फास्ट जिसमें अपन फिर दूसरा कुछ काम उससे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ऐसे उस तरह का उदाहरण देखना है। ढूंढिए लाइएगा, अपन फिर देख लेंगे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे संगीत भजन चल रहा है, कोई तेजी से निकल गया उसकी आवाज। हाँ, जैसे ये म्यूजिक के कंपटीशन होते हैं ना, वो थोड़ा सा बजाते हैं
वो उक्तानुक्त में जाएगा, वो उक्तानुक्त में जाएगा। वो थोड़ा सा बजाया, फिर आपको पूछेंगे कौन सा गाना चल रहा है, कुछ तो समझ में आ जाता है कई बार कि वो लाइन चल रहा है, तो वो गद्दी से चला गया ना। अब उसमें अपन एक वर्ड दे देते हैं ताला बना। वो उक्तानुक्त में जाएगा, ये अनिश्रत में जाएगा। जैसे थोड़ा सा दिया, पूरा जान लिया, मुखड़ा बताया, वो मुखड़ा और वो होता है ना अंतरा, ऐसे करके। कोई वर्ड देंगे उसकी ट्राई वाली किया हाँ, हो गया उसमें। चलिए, तो इस तरह से ये 12 प्रकार। बस अब ये कल तक ये अपना मति ज्ञान के 336 भेद होने वाले हैं। हो जाएंगे, बस हो गए। और अभी हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। कल आएंगे तो 336 मिलेंगे, नहीं तो 336 नहीं मिल पाएंगे। चलिए।